सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम वैभव है और ये कुंडली आई है कोलकाता वेस्ट बंगाल से। शुरू करते हैं उसका कार्यक्रम। ये कार्यक्रम वो है जो 2 हिस्सों में जाता है। अगर आप लोगों को कार्यक्रम पसंद आया है तो फिर पसंद वाला बटन दबा दीजिए जो जिससे पसंद किया जाता है, और अगर ना पसंद आ रहा है तो उसे जो है वो जो अंगूठा नीचे किया जाता है उससे दबा दीजिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले तो आपकी कुंडली आषाढ़ माह की जन्मी है और इनका संवत्सर है प्रमाथी संवत्सर। जन्म इनका हुआ है 2042, शक संवत होगा 1908। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ उस प्रमाथी संवत्सर में जन्मे लोगों का प्रभाव बड़ा ही विलक्षण होता है, पर कई बार इनको कुंठा से ग्रसित होते हुए भी देखा गया है। बहुत ध्यान से और सावधानी से समझेंगे तो आपको इस कुंडली के बहुत सारे पक्षों को मैं आज के कार्यक्रम में बताऊंगा, और इसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ जिसमें नवांश और दशमांश कुंडली का विश्लेषण होगा वो आज ही के शाम के कार्यक्रम में 8 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे, इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। इस कारण से जब किसी भी जातक का जन्म दक्षिणायन में होता है तो उसकी कुंडली के सूर्य कमजोर होने लगते हैं, और कई बार दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ जाता है, जैसे शनि मंगल राहु केतु। मतलब वो अगर खराब है तो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, और अगर वो थोड़े अच्छे हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। मतलब अगर शुभ ग्रह दक्षिणायन में होते हैं तो वो शुभता उनकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर चूंकि ये दक्षिणायन की कुंडली है तो दक्षिणायन में सूर्य देव जो इनकी कुंडली के लग्नेश होते हैं वो जाकर के जन्म कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो 12वें भाव के अधिपति हैं। यहाँ चंद्रमा और बुध का परिवर्तन हुआ है जिसके कारण व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से कई बार दूर जाना पड़ता है और व्यक्ति के लक्ष्य में बहुत बढ़ोतरी देखी जाती है। वो निरंतर लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला होता है। ये पहली बात। इनका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है जिसके कारण व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, और यहाँ पे दिमाग में विचारों के बनने का भाव दूसरा होता है जो शत्रु के घर में बैठे हैं, और इस कारण से जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति इस कुंडली का पापक ग्रह होता है या मार्केश होता है, और जन्म कुंडली में मानसिक शांति को मारने का काम कर रहे हैं। वैसे बुध वर्षा ऋतु के कारण बता दूं दिमाग में बहुत सारे विचारों का बनना, और बुध जहां से विचारों का बनना देखा जाता है वो 12वें भाव में 12 डिग्री के बैठे हैं कर्क राशि में, जहां वो कई बार उटपटांग चीजें भी सोचने को विवश कर देता है जातक को। वो कई बार उसके धन व्यय में हो, कई बार उसका मन व्यय में हो, कई बार घर में शांति भंग होती है, धन आता है पर कई बार बेवजह का खर्च होता है, निर्धारण व्यक्ति नहीं कर पाता है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। ये सारी चीजें जन्म कुंडली में बनती है। इनका जन्म कृष्ण पक्ष के अमावस्या को हुआ है। अब ये बहुत गहरी बात है कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा होंगे तो अब वो उसे कई तरीके से परेशान करेंगे। जैसे सबसे पहले उसका मन उससे दूर जाकर के बैठा है, दूसरा उसका धन उससे दूर जाकर के बैठा है, उसके माता से संबंध उसके दूर जाकर के बैठे हैं, वो खुद स्वयं से भी दूर जाकर के बैठा है। अपनी कमजोरी, अपनी मजबूती, अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखना, इमोशन को कंट्रोल करना, इनकम जो है वो इरेगुलर होता रहे, स्वास्थ्य डिप्रेसिव होता रहे, परेशान करता रहे। इसके साथ साथ आप संतुलन नहीं बना पाते हैं चीज़ों में, लोगों में, रिश्तों में, व्यवहारिकता में, और व्यवसाय रुक रुक करके चलता रहे। उस आत्मविश्वास के साथ व्यक्ति अपना संबंध लंबे समय तक नहीं निभा पाता है। या इसमें कई बार ये भी बात होती है कि जब आपको कुछ कहना है तो आप संकोच करते हैं, और जब आपको कुछ नहीं कहना है वहाँ पे आप कह देते हैं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है कि वो वास्तविक पटल पे उसकी स्थिति कैसी बनी है। आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। मतलब चंद्रमा टोटली डिपेंडेंट करते हैं कुंडली के प्रत्येक ग्रहों के परिणाम को, और वो एक ऐसा सूत्र है जो सबको एक सूत्र में बांधता है। मतलब अगर किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं तो अब उसके सारे ही ग्रह और सारे ही राशि थोड़े कमजोर होंगे, परेशान करने के लिए काफी होंगे, और बैलेंस बनाना अब जातक को थोड़ी गंभीरता से सीखना होगा। आप आसान नहीं हो सकते, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। यहाँ पे धन का व्यय बहुत होता है, और वैसे भी इनकी कुंडली में 12वें भाव में, अगर 12वें भाव में शत्रु के घर में
कोई भी ग्रह बैठा हो तो आपको अपने सामाजिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मेंटेन करने की स्थिति विकसित करनी चाहिए। बड़े लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। आपके पूर्वजों की आपको आराधना करनी चाहिए। अपना व्यय कंट्रोल करना चाहिए। मित्रों से बच के रहना चाहिए। शत्रुओं से बेमनुष्य नहीं करना चाहिए। उनके साथ अगर हो सके तो मित्रता करने की कोशिश करिए। कोर्ट केस कचहरी के मामले आपके लिए परेशान करने वाले बन सकते हैं। आपका व्यय जिम्मेदारी से युक्त होकर के सदैव आपके पास व्यय रहता है और आप कभी भी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते अगर आपकी कुंडली में ऐसे 12वें भाव की स्थिति बनी है तो। इसके अतिरिक्त कई बार निद्रा भंग होती है, अनिद्रा की समस्या बढ़ती है और व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से मंथन नहीं कर पाता है, या फिर आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बेवजह की चीज़ों में उसकी ऊर्जा जाती रहती है, या बेवजह का दिमाग खराब होता रहता है, बेवजह की चिंताएं होती हैं। जिसको सोचना चाहिए वो एक टाइम फ्रेम नहीं बन पाता है जहाँ पे व्यक्ति अपने ऊर्जा का सतत सही इस्तेमाल कर सके। क्लियर? इसके बाद मैं दोनों एक साथ दिखा रहा हूं इस वजह से ताकि आप लोगों को आसानी होगी। इसके बाद आगे मैंने बताया इनका जन्म सोमवार को हुआ है। अब जिन जातकों का जन्म सोमवार को हुआ होता है वो अब नेचुरली झगड़ा करने वाले नहीं होते। अब वो मतलब झगड़ालू नहीं है। आप उनको ये कह सकते हैं कि परिस्थिति वसात भले ही व्यक्ति झगड़ा कर सकता है या फिर कुछ उल्टा बोल सकता है, पर वो बिहेवियर उसका झगड़े वाला नहीं है। यहाँ पे स्वभाव भाव का अधिपति अष्टम भाव में गुरु बनता है। द्वितीय भाव के अधिपति शुभ ग्रह बुध बनते हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में 29 डिग्री के अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में जो समरसता का भाव है या जो माहौल बनाना है मित्रता का या फिर स्वभाव में गंभीरता का जो है वो बड़ा अच्छा होता है और उसकी गंभीरता कभी भी नष्ट प्राय नहीं होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई बार जब जन्म कुंडली में अष्टम भाव में शुभ ग्रह की राशि बन जाए और उस भाव का अधिपति लग्न को देखे, जैसे कि यहाँ पे अष्टम भाव के अधिपति है गुरु, वो लग्न को देख रहे हैं, उसके बाद सूर्य चंद्र को देख रहे हैं, नवी दृष्टि से तुला राशि को देख रहे हैं, तो अष्टमेश का अब असर जन्म कुंडली के एकादशवें पे भी पड़ेगा। अब गुरु ने अष्टम भाव के अधिपति अपने आप को बना करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अपने नक्षत्र में बैठ करके अष्टम भाव को बल दिया, जिसके कारण व्यक्ति की ज्योतिष शास्त्र में रुचि बढ़ेगी। इसके साथ साथ उस गुरु ने लग्न और लग्नेश दोनों को देखा है, व्यय और व्ययेश दोनों को देखा है। व्ययेश को देखा है, व्यय को नहीं देखा। यहां पे गुरु व्यय भाव के अधिपति जब चंद्रमा को देखेंगे और चूंकि चंद्रमा पहले ही निगेटिव हैं, तो अब गुरु अष्टमेश से देखे जाने के कारण और चूंकि सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु पंचम और अष्टम के अधिपति होकर के दोषयुक्त नहीं होंगे, क्योंकि जब कुंडली के पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी है और पंचमेश होकर के सप्तम में बैठ करके प्रेम विवाह का योग करके व्यक्ति के जीवन में कई बार मतभेद का कारण बन के अपने नक्षत्र में बैठ करके एकादशवें भाव में देखने के कारण व्यक्ति को कई जगह से धन आने के संकेत को दिखाते हुए सूर्य और चंद्र को देखेंगे तो अदृश्य शक्ति व्यक्ति को मिलेगी। उसके पास जो एक प्रेडिक्शन लेवल होता है बड़ा अच्छा और बेहतर तरीके का होता है। गुरु की दृष्टि सूर्य और चंद्र दोनों पे है, जिसके कारण व्यक्ति कभी भी मनुष्यता को छोड़ने वाला नहीं होता। वो नैसर्गिक रूप से सबका मित्र होता है, गलत तरीके से कभी किसी का लाभ नहीं उठाता और बड़े ही सोबर नेचर का होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब व्यक्ति का चरित्र चिंतन करने वाला है। आप समझ गए होंगे, व्यक्ति का चरित्र चिंतन करने वाला है। उसके पास समझने की शक्ति बड़ी अद्भुत और विकराल है। इसके साथ साथ वो लोगों से जो बात करेगा, तीसरे भाव पे उनकी दृष्टि का फल बता रहा हूं, तो जब वो लोगों से बात करेगा तो उसमें अपना फायदा तो देखेगा, पर साथ में वो सबको कनेक्ट करना चाहता है। वो लोगों से हटना और दूर जाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि लोग मुझसे बात करें। वो मित्रता चाहता है, वो शत्रुता नहीं चाहता। पर बेवजह के लोग उसके शत्रु बन सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव में शत्रु के घर में बुध बैठे हैं और बुध से चंद्रमा का संबंध द्विद्वादश का है, जिसके कारण कई बार व्यक्ति का जो व्यवहार है वो डिप्रेसिव हो जाता है। इनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। अब बात करते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र के जन्मे लोगों का प्रभाव कैसा होता है। सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र में जन्मे लोग धनी होते पर कामातुर ज्यादा होते और काम की इच्छा से प्रेरित होने के कारण इनके जीवन में बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है। यही नहीं, ये जिससे भी कई बार जुड़ जाते हैं उससे प्रकटतया अपने हृदय की बात आसानी से बोल देते हैं। ये इंतजार नहीं करते।
अपने मन की बात बोलने में। और दूसरा, ये पुनर्वसु नक्षत्र वाले अपने धन का दान सही सदुपयोग से कर देते हैं, मतलब दान वो अच्छा कर देते हैं, दानी प्रवृत्ति होती है। और उसके बाद ये जल्दी ही अपनी बात रखने के साथ साथ आसानी से उत्तर पाने की कोशिश भी करते हैं। मतलब अगर ये बात कोई किसी को कहते हैं तो इनसे इंतजार नहीं होता, ये चाहते हैं कि उन्हें उनका प्रत्युत्तर जल्दी मिले। मतलब ये थोड़े से जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से युक्त भी होते हैं। इसके साथ साथ ये पुनर्वसु नक्षत्र व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है, धनी बनाता है, गुणी बनाता है, वाचाल बनाता है, ज्यादा बोलने वाला, और गंभीरता थोड़ी कम होती है। इसके अतिरिक्त पुनर्वसु नक्षत्र शुभ नक्षत्रों में से एक है। इस वजह से चूंकि चंद्रमा इनकी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं, इस कारण से दान देना और दान लेना पुनर्वसु नक्षत्र के अतिरिक्त, और दवाई का ग्रहण करना पुनर्वसु नक्षत्र के अतिरिक्त किसी भी नक्षत्र में करें। इसके साथ साथ ये पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति होते हैं गुरु, जो आपकी कुंडली के लिए कारक हैं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था, जिसमें 2 कार्यक्रम बनाए हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्मे हैं आप, अगर वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्मा है और आपके उस नक्षत्र के अधिपति अगर आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह बनते हो या लग्नेश के मित्र बनते हो, तो उस जातक की कुंडली में उस चंद्रमा की दशा या उस जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति की दशा सबसे अच्छी दशाओं में से एक होती है। उसके साथ साथ ये एक अपने आप में राजयोग का निर्माण करता है, जिसका फल जातक को जीवन पर्यंत मिलता रहता है कि आपके जन्म के नक्षत्र का अधिपति आपकी कुंडली का कारक ग्रह है या फिर मारक ग्रह है। मारक ग्रहों में अगर व्यक्ति जन्मेगा तो परेशान करता है वो ग्रह, और इसके साथ साथ अगर बढ़िया ग्रह के दशा में बैठा है या जन्म हुआ है नक्षत्र में, तो इसका लाभ सदैव व्यक्ति को मिलता रहता है, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे बुद्धि से हो, परिक्रमा से हो, किसी भी तरीके से व्यक्ति को उसका फायदा मिलता है। इस कुंडली के लिए गुरु 29 डिग्री के हैं, इस वजह से थोड़ी कमजोरी से होंगे। और एक सूत्र और भी है जो इस गुरु के लिए होगा। आपकी कुंडली में ग्रह चाहे कितना ही अच्छा बैठा हो, लेकिन अगर वो डिग्री से कमजोर है तो कई बार उसके परिणाम कमजोर मिलते हैं। और एक बात और भी है कि अगर चाहे ग्रह कितना ही कमजोर होकर के बैठा है, अगर वो डिग्री में बहुत अच्छा बैठा है तो वो अपनी दशा काल में निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देने वाला होता है। सिर्फ डिग्री कई बार काम कर जाती है, पर यह सूत्र कई कुंडलियों पे लागू नहीं होता, कई कुंडलियों पे इसे लागू होते हुए देखा गया। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न पे, तीसरे पे और पंचम भाव पे है। राहु का प्रभाव मंगल पे होगा, इस कारण से व्यक्ति को कई बार प्रेम विवाह करने वाला और उद्वेगी स्वभाव का बनाएगा। इसके साथ साथ जिज्ञासुपन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और एक बात और है कि इनका जन्म जो हुआ है वो शूद्र वर्ण और देवगण में हुआ है, इसके कारण भी कई बार इनके संबंध दूसरों से बिगड़ते रहते। हालांकि केतु और मंगल के कारण इस चतुर्थ भाव को जो पापकर्त्री लगा है वो इनके निद्रा को भंग करेगा। और इसके साथ साथ यहाँ शनि भी अपने नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब चल अचल संपत्ति जो होती हैं चीजें, वो इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत परेशानी इनको कोर्ट केस के मामले में हो सकता है, घर में कलह वगैरह का वातावरण बन सकता है। सूर्य और चंद्रमा का एक साथ एकादशवें भाव में बैठना अमावस्या दोष नहीं लगाएगा। इन दोनों का असर जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, जिसके कारण व्यक्ति के पास धन सदैव ही रहता है, क्योंकि राहु मंगल और सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे एक भाव ऐसा जिसपे सारे ही ग्रहों का प्रभाव है, और वो है जन्म कुंडली का पंचम भाव। लग्न पे भी शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, ये 3 ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के लग्न पे है। इस कारण से व्यक्ति थोड़ा गर्वीला होता है, थोड़ा सादगी से युक्त होता है, अनुभवी भी होता है, और उसके काम बिगड़ते भी हैं, कंफ्यूज भी होता है, और उसको अब मेहनत करनी पड़ती है अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा निखारने में। क्लियर है? लग्न जो बना है वो 13 डिग्री का, और जन्म का जो लग्न है पूर्वा फाल्गुनी का है, ये शुक्र का नक्षत्र होता है। और शुक्र इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, और वो शुक्र जन्म कुंडली में बैठे हैं कहाँ? जाकर के बैठे हैं लग्न में। तो दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना मघा नक्षत्र में, और केतु जन्म कुंडली में चित्रा के बैठे हैं, मंगल जन्म कुंडली में शुक्र के। तो अब जरा विचार करिए, तो लग्न में दशम भाव का अधिपति बैठेगा तो व्यक्ति को पिता से प्रभावित करेगा, समाज से प्रभावित करेगा, बॉस से व्यक्ति प्रभावित होगा। बॉस के काम में किसी भी तरीके से वो उसको नजरअंदाज नहीं करता, और उसकी सामाजिकता सदैव बनी रहती है। वो अपने हिसाब से कभी भी किसी को शत्रु नहीं बनाना चाहता है।
परिस्थितियां भले बना सकती हैं, सामने वाला भले बना सकता है, लेकिन ये व्यक्ति कभी भी समाज से अलग हट करके नहीं रह सकता, क्योंकि दशम भाव समाज का भी है। लग्न बहुत अच्छा और प्रबुद्ध बना है और ये श्रेष्ठ लग्नों में से एक होगा, क्योंकि लग्न की डिग्री जब बहुत मजबूत बैठी हो, युवावस्था का लग्न व्यक्ति के स्वास्थ्य को, व्यक्ति के चिंतन को, व्यक्ति के प्रभावों को और व्यक्ति की व्यवहारिकता को बहुत ही ज़्यादा क्लियर विजन देता है और वो स्पष्ट उत्तर देता है सामने वाले को। उसको कई सारे क्षेत्रों की जानकारी हो सकती है, वो विधिवत किसी काम को करने में मन लगा सकता है। उसका चरित्र कभी भी कमजोर और परेशान करने वाला नहीं हो सकता, पर वो व्ययशील, स्त्रियों का प्रेमी, घुमंतु, लोगों को पसंद आने वाला, लोगों को पसंद जल्दी कर लेने वाला, जल्दी ही अपना निर्णय सुनाने वाला और भोगी प्रवृत्ति के साथ जीवन को जीने वाला, साथ ही साथ ऐश्वर्यशाली भी होता है। इतनी सारी चीजें मैंने यहां से बताई। ये मैंने इसमें आपको जो बताई हैं चीजें, वो लग्न पे गुरु का प्रभाव, लग्न पे राहु का, लग्न पे शनि का, लग्न पे शुक्र का। मतलब सोचे तो 1 2 यहाँ पे और 2 ग्रह यहाँ से, 4 ग्रहों की टोटल दृष्टि जन्म कुंडली के लग्न पे है, जिसके कारण व्यक्ति लंबे कद का, पतले छरहरे वदन का और गोरी मुखड़े का होता है। अब क्षेत्र विशेष से अगर ये कुंडली आएगी, जैसे अगर ये कोलकाता से है तो अब वहां के लोग जैसे होते होंगे उसका प्रभाव पड़ेगा अवश्य। इस कुंडली के लिए पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहेगी। विवाह वगैरह के लिए भी ये कुंडली जो है वो संतुलित है, कोई कमजोर वाली बात नहीं है, लेकिन घर में थोड़े बहुत कलह हो सकते हैं। एक बात और बता देता हूं, इनके जीवन में लग्न में शुक्र के बैठ जाने के कारण विलासिता बढ़ती है और उसकी इच्छाएं कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती, पर वो स्वतंत्र रूप से सदैव ही जितने पैसे अपने ऊपर खर्च करता है उससे कहीं ज्यादा वो कई बार दूसरों के लिए खर्च करता है। शास्त्र भी कहता है अपने बच्चे से ज्यादा अपने भाई के बच्चे को प्रेम और उसकी देखरेख करनी चाहिए। अपने बच्चे से ज्यादा अपने बेटे, आजकल की जो सामाजिकता है उसमें आप देख रहे होंगे कि माताएं अपने बच्चे को ज्यादा देखती हैं और पिता जो है वो अपने ही बच्चे पे ध्यान केंद्रित करता है, अपने भाई के बच्चे से उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो ये शास्त्र विरुद्ध बातें हैं। शास्त्र यही कहता है कि अपने बच्चे से ज्यादा अपने भाई के बेटे का ध्यान रखना चाहिए और ये उधर से भी होना चाहिए, अपने बच्चे से ज्यादा अपने भाई के बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। मतलब परस्पर ये जो है वो संबंधों का आदान प्रदान होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे ये व्यक्ति दूसरों के ऊपर खर्च करने वाला है और रहेगा। इस कुंडली में चतुर्थ भाव में जो स्थिति बनी है वो बहुत अच्छी है। तृतीय भाव की स्थिति जन्म कुंडली को कंफ्यूज कर रही है और कई बार भ्रमात्मक स्थितियां बना रही हैं। केतु की दृष्टि गुरु पे, गुरु की दृष्टि केतु पे, इसके कारण व्यक्ति धर्म करता है और कई बार तो दिखा दिखा करके भी धर्म करेगा। पंचम भाव से पहले चतुर्थ भाव बहुत अच्छा बना। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में माता पिता से प्रेम व्यक्ति को रहता है, पर फिर भी घर में थोड़े बहुत कलह का वातावरण है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा भी होनी चाहिए। पंचम भाव का प्रभाव जन्म कुंडली में ठीक है। पंचमेश सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं इस वजह से, और पंचम भाव पे राहु का प्रभाव है। मैं उसे कमजोर तो नहीं कहूंगा, पर व्यक्ति कई बार अपने संतति से परेशान होता है या संतति उसे कष्ट देती है या संतति से मतभेद होता है। इस वजह से खास करके बड़े बेटे के साथ या बड़ी बेटी के साथ संबंध अच्छा रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये कुंडली चरित्रहीन कभी भी नहीं है, ये कुंडली चरित्रवान है, ये कुंडली मौलिकता से युक्त है और ये कुंडली व्यवस्थित है, अव्यवस्थित नहीं है। अगर अव्यवस्था बनी हुई है तो वो चंद्रमा के कारण बस। गुरु और शनि का प्रभाव, जो शनि और सप्तमेश और छठे भाव के अधिपति शनि का प्रभाव है, वो व्यक्ति को नौकरी पेशा करने वाला बना देते हैं। वैसे चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं 20 डिग्री के और सूर्य जो बैठे हैं 21 डिग्री के, उसके आधार पर ये दोनों ग्रह और लग्न तीनों ही बलवान हैं। गुरु इस कुंडली में थोड़े कमजोर हो रहे हैं, शनि इस कुंडली में बलवान होकर के बैठे हैं, पर वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि में कई बार व्यक्ति को हृदय क्षेत्र में और अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह की समस्या देते हैं। घुटनों से संबंधित समस्या व्यक्ति को होती रहती है और कई बार व्यक्तित्व थोड़ा मलिन सा होता है। एक बात और बताऊंगा, अगर आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव सूर्य को देख रहा है तो घबराने की कभी बात नहीं है। अगर गुरु ने शुक्र को देखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस अपने अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आपकी कुंडली में मैं अष्टम भाव पे आता हूँ। अष्टम भाव के अधिपति सप्तमेश हो जाते हैं या अष्टम भाव के अधिपति जब सप्तम में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति दांत का रोगी होता है। और इसके साथ साथ एक बात और भी बनती है कि उसको उसकी पत्नी से उसके संबंध कई बार खट्टे मिठे संबंधों में जाते हैं।
या फिर कई बार ये ग्रंथ की बात है कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में अगर सप्तमेश कमजोर या फिर शत्रु की राशि में जाते हैं तो उनके दाम्पत्य में उस तरीके का गहराई नहीं देखा जाता है जो होना चाहिए, ऐसा है। और नवम भाव के अधिपति जो पंचम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति स्वयं भी गुरु भक्त होता है और वो एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है, पर मतभेद बनते हैं क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं, हालांकि मित्र की राशि में बैठे हैं। अगर ये राहु की दृष्टि नहीं पड़ती, यहाँ से सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि किसी भी ग्रह की दृष्टि खराब नहीं है राहु को छोड़ करके, क्योंकि सूर्य भी मित्र की राशि को और मंगल भी मित्र की राशि में, पर ये ग्रह वक्री है तो पापक ग्रह वक्री होगा तो वहाँ का पापक फल बढ़ा देता है, जिसके कारण कई बार पिता और पुत्र में थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है। वैसे अगर ये नहीं है तो कोई बात घबराने की नहीं है, लेकिन यहाँ पे पंचमेश नवम में बहुत अच्छा, नवमेश पंचम में बहुत अच्छा होता है। धार्मिकता बढ़ती है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है, मतलब व्यक्ति जो चाहता है वो उसको आसानी से मिल जाता है। दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना लक्ष्मी संपन्न योग, और इसे मैं लक्ष्मी नारायण योग भी कह सकता हूँ, क्योंकि शुक्र लग्न में बैठे हैं या केंद्र में, दो शुभ ग्रह का केंद्र में बैठना ये अपने आप में राजयोग बनेगा, केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा। केंद्र के अधिपति हैं केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के अधिपति हैं केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के अधिपति हैं केंद्र में बैठे हैं, तो ये जो शुक्र और शनि का संबंध है और दशम भाव के अधिपति पे शनि का संबंध जो नौकरी भाव के अधिपति है, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी भी मिल जाती है और साथ ही साथ उसको चल अचल संपत्ति बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होती, खास करके शुक्र शनि और मंगल की दशाओं में। दशम भाव इस कुंडली का ठीक बनता अगर गुरु और भी थोड़े, शुक्र जो है वो थोड़े और भी आगे बढ़ जाते। शुक्र हमारी कुंडली के परशुराम अवतार होते हैं, मतलब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र है तो बैठे लग्न में, मतलब वो परशुराम अवतार के अंदर जो शक्ति थी भगवान में कि जब राम जी ने धनुष तोड़ा भगवान राम ने, तो वो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर के वो उनका विरोध करे, जबकि भगवान परशुराम ने आकर के उनका विरोध किया था, जबकि वो जानते थे कि ये स्वयं साक्षात नारायण ही हैं, पर फिर भी उस अवतार से प्रभावित होने के कारण सत्य बोलने की जो शक्ति थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। तो व्यक्ति के अंदर सत्य बोलने की ताकत है। गुरु वामनावतार होते हैं, इसका सीधा अर्थ है कि व्यक्ति में विद्वता के गुण हैं। शनि जो है वो व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाएंगे और वास्तविक परिस्थितियों को समझने वाला बना देंगे। सूर्य एकादशवें भाव में बैठ करके व्यक्ति के सारे काम बनाएंगे, चंद्रमा एकादशवें भाव में व्यक्ति के सारे काम बनाएंगे, लग्न में शुक्र व्यक्ति को सत्यभोगी और सत्य बोलने वाला बनाएंगे, राहु व्यक्ति के काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, पर भगवान की कृपा से चूंकि गुरु की दृष्टि प्राप्त है इस वजह से काम बन जाएगा। एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें हैं, शत्रु के घर में हैं, अपनी महत्वाकांक्षा की आंच को कम करना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह ने क्या बात कही दुर्योधन को कि अपनी महत्वाकांक्षा को ऊंचा मत उठाओ, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो फिर युद्ध कोई टाल नहीं सकता है, पर उसे तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपकी कुंडली के एकादशवें भाव के अधिपति, अगर वहां जैसे ये कलयुगी परंपरा में एकादशवें भाव में दाहक ग्रहों का बनना, जैसे शनि मंगल राहु केतु का बनना अच्छा होता है, यहाँ पे बुध की राशि बनी है, एकादशवें भाव में मिथुन राशि का बनना व्यक्ति को सुचरित्रवान बनाएगी और व्यक्ति को भगवत भक्त बनाएगी। लेकिन वहां चूंकि सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को भाग्य में लाभ तो मिलता है पर उसको मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके सारे ही काम बनते जाते हैं, उसके काम कभी रुकते नहीं। और एकादशवें भाव के सूर्य चंद्रमा व्यक्ति को राजनीतिज्ञ बनाते हैं, प्रतिष्ठित बनाते हैं। और अगर किसी भी तरीके से पंचम भाव पे सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति समाज में विख्यात होता है, ऊर्जावान होता है और प्रतिष्ठापन उसकी सदैव ही जीवन पर्यंत बनी रहती है। 12वें भाव में शत्रु के घर में बैठे हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे नक्षत्रों पे लेके आता हूं। जो सूर्य इनकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र के बैठे हैं, उसके आधार पे अगर उस नक्षत्र का अधिपति उन्हें देख रहा है, इसका सीधा अर्थ होगा कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है, गुरु की दृष्टि सूर्य पे है, ये कुंडली इस मामले में बहुत अच्छी है कि व्यक्ति के पास भाग्य का सुख है, चिंतन का सुख है, कंसंट्रेशन का सुख है और व्यक्ति विलुप्त नहीं होगा, वो कभी भी भयंकर परेशानी में नहीं जूझेगा, क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति केंद्र में बैठ करके और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति केंद्र में बैठ करके, जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति केंद्र में बढ़ करके
व्यक्ति के कुंडली के स्थिति को नॉर्मल से ज़्यादा बढ़िया बना रहे। अगर इस कुंडली में कोई परेशानी दिख रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के कारण दिख रही है। हालांकि अगर वो भी चंद्रमा लग्न में एकादशमय में बैठे हैं तो मैं उसे कमज़ोर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ चंद्रमा है वो अपना काम परेशान करने वाला कभी कभी करते थे। चंद्रमा का प्रभाव मैंने बताया पुनर्वसु नक्षत्र का। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में आप में कई बार शौकीन या शौकीन मिजाज का ये मंगल बना सकते हैं। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति से है उसके आधार पर शनि का प्रभाव लग्न पे, शनि की दृष्टि नौकरी पे, शनि की दृष्टि व्यापार पे, हर जगह अच्छी है। लग्न पे कभी कभी परेशानी देंगे जिसके कारण काम में विलंब होता है, व्यक्ति प्रैक्टिकल होना पड़ता है उसको, और कई बार बेवजह की बातों में उसकी ऊर्जा नष्ट प्राय होती है। इसके साथ साथ की जन्म कुंडली में अगर शनि वक्री हैं, 10 डिग्री के हैं, तो उनका कुछ परिणाम जन्म कुंडली के पिछले भाव से प्रभावित होगा, जिसके कारण कई बार भाग्य में अवरोध व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे रोक करके आपको थोड़ी सी चर्चा चलित चक्र पे कर दूं तो इनकी कुंडली में कोई भी ग्रह बदल नहीं रहा सिवाय गुरु के। इनकी कुंडली में गुरु जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव का मीन राशि का परिणाम नहीं करके कुंभ राशि के अष्टम भाव का करेंगे। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में दार्शनिकता सदैव बनी रहती है और गुरु की दशा में कई बार व्यक्ति को पेट रोग होता है, दांत की समस्याएं होती हैं, नाभि का क्षेत्र परेशान होता है और व्यक्ति बड़े ही अनुभव के साथ कोई बात कहता है। बाकी की कुंडली में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये व्यक्ति बाकी जैसे सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली को देख करके बता रहा हूं, तो इनकी कुंडली में धार्मिकता सदैव रहेगी, भाग्य का सुख सदैव मिलता रहेगा। इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में दुश्मनों की स्थिति भी बनी रहेगी। इनके साथ साथ थोड़े से लोगों का मिलना भी होता है, अनुभव सदैव बना रहेगा और व्यक्ति भगवान का भक्त सदैव रहेगा। इसके साथ साथ अगर कारकांशा कुंडली देख रहा हूं तो वहां पे भी जो स्थिति बन रही है उसके आधार पे व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति बनेगी और आयु सदैव रहेगा, धन व्यक्ति के पास सदैव रहेगा। व्यक्ति राजनीति से युक्त और प्रेरित है, उसके दिमाग में राजनीति चलती है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में सिर्फ एकमात्र ग्रह गुरु का स्थान परिवर्तन हुआ है जो जन्म कुंडली में कुंभ राशि का ही परिणाम करेंगे और 60% वो परिणाम कुंभ राशि का अष्टम भाव का करेंगे। अब वहां से जो उनकी दृष्टि देखी जाएगी वो जन्म कुंडली में सप्तम भाव से ही देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो अगर अष्टम भाव से वो चलित चक्र में चले गए तो वो अब उनकी दृष्टि भी अष्टम भाव से देखी जाएगी, ऐसा नहीं है। दृष्टि सदैव ही सप्तम भाव से ही देखी जाएगी, लेकिन परिणाम वो कुंभ राशि का अष्टम भाव का करेंगे। बाकी की चीजें मैं शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा, पर और भी जो 2-4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इस कुंडली के लिए अंक सदैव ही 8 बहुत अच्छा रहे, दिशा पूर्व बहुत अच्छी रहे, नक्षत्र अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे कोई भी काम करने के लिए। मार्केश इस कुंडली में चंद्रमा और कई बार इस कुंडली के लिए परेशान करने वाले बुध भी बन सकते हैं। और वैसे इस कुंडली के लिए अगर बात करें तो शनि इस कुंडली के लिए प्रबल मारक होते हैं, कई बार वो घर में अशांति बना रहे हैं। नक्षत्र के बाद दिन इस कुंडली के लिए गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा होता है। धन कमाने के लिए इस कुंडली के लिए उत्तर दिशा का जो है वो आरंभ करना चाहिए। आयु इस कुंडली में सदैव ही रहेगी क्योंकि गुरु और शनि दोनों लग्न पे देख रहे हैं। बुध इस कुंडली के लिए और सूर्य आयु के अधिपति होंगे और आयु के लिए जाने जाएंगे। सूर्य जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र का अधिपति उन्हें देख रहा है। गुरु के बाद अगर बुध के बाद नक्षत्र की बात करें, शनि के बाद किस पे था, मैं मंगल पे था। मंगल के बाद बुध जो बैठे हैं वो व्यक्ति को तकनीक की जानकारी और प्रैक्टिकल बात करने वाला बनाएंगे नक्षत्र से। गुरु जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर उनको धार्मिकता और भाग्य का सुख मिलता रहेगा। शुक्र जो है वो जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति अनुभवी और नैसर्गिक रूप से सुखी होगा। शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। 2 ग्रह अगर अपने ही नक्षत्र में बैठे हो तो कहने की कोई बात ही नहीं है, कुंडली सर्वस्व देने वाली हो जाती है। व्यक्ति जो चाहेगा वो उसको मिलेगा, उसके काम कभी रुकेंगे नहीं। राहु और केतु आपकी कुंडली में जो स्थिति बना करके बैठे हैं उसके आधार पर वो 25% अच्छे परिणाम करेंगे और 25% बुरे परिणाम करेंगे। आपको मैं और भी कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है उसके आधार पर लग्नेश का लाभ में जाना अच्छा होता है। धन भाव के अधिपति का 12वें जाना परेशानी देता है। पराक्रम भाव के अधिपति का लग्न में आना छोटे भाई बहनों के सहयोग से लाभ मिलता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम में आना योग कारक स्थिति है, ये प्रेम मिलाता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है। पंचम भाव के अधिपति का सप्तम में आना प्रेम विवाह के साथ साथ विवाह में विच्छेद की स्थिति भी पैदा करता है क्योंकि राहु की दृष्टि है।
छठवें और सातवें भाव के अधिपति का केंद्र में आना कुछ हद तक अच्छा और कुछ हद तक बेकार भी बनाएगा। व्यक्ति को आलस्य भी देता है और उसकी ज्योतिषीय रुचि सदैव बनी रहती है। अष्टम भाव के अधिपति का सप्तम में आना विवाह में कमजोरी और कई बार पत्नी पतिव्रता नहीं होती हैं, ये बात है। नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम में आना महाधनी योग, महाभाग्यशाली और महान पंडित योग बनाएगा। दसम भाव के अधिपति का लग्न में आना लक्ष्मी संपन्न योग है। एकादशवें भाव के अधिपति का धन योग लगाना विदेशी संपन्नता का योग बनाता है। व्यक्ति बाहर जाकर के कोई काम करे ना करे, पर उसके संपर्क बाहर के लोगों से और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से हो सकते हैं, लेकिन उनसे शांति नहीं मिलेगी। 32वें, 34वें, 35वें, 37वें, 38वें, 39वें वर्ष में व्यक्ति को कई बार बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को पड़ता है। ये स्थिति आपकी ऐसी है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बाकी की चीजें शाम के कार्यक्रम में बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।